नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती है, वहीं 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराती है और देश भर के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आती है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का कद बढ़ता हुआ नजर आया, समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर रुख कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति अब भी कहीं ना कहीं बेकार होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर एनडीए के सहयोगी दल और पार्टी के अंदर ही नेता यहां पर एक दूसरे के खिलाफ बागी होते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, तमाम बड़ी मांगे करते हुए एक दूसरे से नजर आते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सहमति ना होने के कारण लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो खामियाजा उठाना पड़ा, क्या अब वही यहां पर परिणाम उपचुनाव के बाद भी देखने को मिलेगा? क्योंकि संजय निषाद यहां पर एक सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, 2 से 1 सीट यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि 10 विधानसभा वाली सीटों में से 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव है उसमें से 8 सीटें अपने पास रखी हैं, 1 सीट सहयोगी दल के लिए बचाई हैं। अब इशारा भारतीय जनता पार्टी का आरएलडी की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जयंत चौधरी की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन संजय निषाद यहां पर पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको 1 सीट तो यहां पर मिलती हुई नजर आए। और वहीं ओपी राजभर की बात कर लें, ओपी राजभर भी यहां पर 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, यहां पर जयंत चौधरी भी 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सीटों की मांग जिस तरीके से तमाम जो सहयोगी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से करती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी यहां पर कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी? क्या जो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है उसको भी कहीं ना कहीं सहयोगी दल को ना देकर उस पर भी खुद ही चुनाव लड़ेगी? तो अब ऐसे में जिस तरीके के समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दलों की बगावत साफ तौर पर देखी जा रही है और उस बगावत का तमाम यहां पर विपक्षी दल और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो किस तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं संजय निषाद यहां पर 1 से 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 ही सीट ऐसी छोड़ी है जिसको वो अपने सहयोगी दल को सौंपने वाली है, तो उसमें जयंत चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या जयंत चौधरी को वो सीट सौंपने के बाद यहां पर संजय निषाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख तो नहीं कर लेंगे? क्योंकि जिस तरह से यहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी कोई भी दल यहां पर उनके साथ आ जाए और वो पूरा खेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ते हुए नजर आए। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, बिल्कुल संजय निषाद की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें या फिर जयंत चौधरी की बात करें, सब के सब बीजेपी के सहयोगी दल हैं। जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर जयंत चौधरी को 1 सीट मिलेगी या 2 सीटें मिलेंगी तो बाकी जो दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में रहेंगे कि भाई हमें क्या मिलने वाला है, हमारे हिस्से में क्या आने वाला है। क्योंकि संजय निषाद काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए और लगातार इसको लेकर उन्होंने बीजेपी से पहले भी अपना रुख स्पष्ट किया है और अभी भी लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनका नाम अभी तक या उनकी पार्टी के नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है, जबकि जयंत चौधरी को लेकर खबर है कि उनको 1 सीट मिलने वाली है। तो ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए इस स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होने वाला मनीष, क्योंकि 9 सीटें हैं अगर आप देखें अभी, क्योंकि 10 सीटों में से 1 सीट के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है, 9 सीटों के ऊपर चुनाव है। इसमें भी अगर एक आरएलडी को चली जाती है, अगर मान लीजिए 1 सीट संजय निषाद को भी देते हैं, 1 सीट मान लीजिए आप अनुप्रिया पटेल को भी देते हैं, तो 9 में से 3 सीट अगर बढ़ गई 6 सीटें बची। और यहाँ पर अगर बीजेपी इक्का दुक्का सीटों पर जीत दर्ज करती है, 3 से 4 सीटें हार जाती है, तो बीजेपी को इस उपचुनाव में आखिर मिलेगा क्या? ये बड़ा प्रश्न बनकर उठकर खड़ा होता है कि बीजेपी क्या अपने आप को कमजोर साबित करके कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर अपनी ताकत को वो मजबूती से पकड़े रखना चाहती है, भले ही उनके सहयोगी दल है वो नाराज हो जाए। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न जो निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर अनुप्रिया पटेल अब क्या रुख अपनाएंगी अगर बीजेपी उनको सीट नहीं देती है, अगर यहाँ संजय निषाद को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो वो क्या रुख अपनाएंगे, ओपी राजभर को अगर दरकिनार करते हैं तो वो क्या रुख अपनाएंगे, और जयंत चौधरी को अगर उनके मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो उभर के अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मामला उत्तर प्रदेश का, और जाहिर बात है उत्तर प्रदेश को राजनीति का हाथी कहा जाता है, राजनीति का
सबसे बड़ा दंगल यहीं पे होता है। और यहाँ पर अगर बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि हमने देखा 2024 में बीजेपी जो 62 सीटों पर नजर आती थी, 19 में 71 सीटों पर 2014 में नजर आती थी, वो बीजेपी 2024 में महज कह सकते हैं कि 33 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका। और यहाँ पर अगर उपचुनाव में भी उसको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा तो बीजेपी के लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं है, अगर यहाँ पर बीजेपी अगर बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाती है तो इसका असर जो है मिल्कीपुर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तब ऐसे में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो उसका यहाँ पर सीधा असर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनल जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कहा जा रहा है। तो अब ऐसे में सेमीफाइनल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचाती हुई नजर आती है, और क्या यहाँ पर केवल एक सीट संजय निषाद को ना देने के कारण, अनुप्रिया पटेल को ना देने के कारण, ओपी राजभर को ना देने के कारण जयंत चौधरी को यहाँ पर अगर सीट वो दे दी जाती है तो क्या यहाँ पर इन 3 दलों की बगावत खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव पूरी पकड़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनाने के लिए पूरे जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो क्या अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद को अपने पाले में खींचने में यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आएंगे? तो सर अगला सवाल यही रहेगा कि अगर यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ साथ ओपी राजभर बागी हो जाते हैं, जयंत चौधरी को मान लीजिए एक सीट दे भी दी जाती है, तो अब इन 3 दलों की बगावत क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में नुकसानदेह हो सकती है? और अगर ये तीनों ही दल यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पाले में चले जाते हैं, उपचुनाव छोड़िए, विधानसभा चुनाव में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी या ज्यादा से ज्यादा सीटों की यहाँ पर डिमांड यहाँ पर ये लोग करते हैं और अखिलेश यादव वो डिमांड पूरी कर देते हैं, तो क्या लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, बीजेपी के लिए, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि चीजें आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में। कब तक राम के नाम पे आप वोट मांगते रहोगे? अयोध्या में भी कहने कि बीजेपी को हारना पड़ा है। आप लगातार देख ही रहे हैं कि इतनी आलोचना बीजेपी की इसको लेकर हुई है कि भाई अयोध्या में आप कैसे हार सकते हो, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो कई चीज़ ऐसी हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी को अपने आप को दोबारा उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है तो खुद के दम पर ही मजबूत करना। सहयोगी दल अगर उसके ऊपर हावी होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो साख बनी हुई है वो दाव पे लगती हुई नजर आएगी। बीजेपी जो है दबाव में आकर काम कर रही है। आपने देखा अगर संजय निषाद नाराज होते हैं और बीजेपी अगर उनकी नाराजगी को दरकिनार करके आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इंडिविजुअल तौर पर फायदा होगा, लेकिन सहयोगी के नाते संजय निषाद हों या तमाम और भी जो लोग हों उनको अगर दरकिनार कर दिया जाता है तो ये भारी पड़ सकता है बीजेपी के ऊपर कि भाई यहाँ पर इनके पास वोट बैंक भी है, कह सकते हैं अच्छा खासा इनका नाम भी है। और पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर ओपी राजभर हों या संजय निषाद हों या अनुप्रिया पटेल हों, इवन राजा भैया हों, ये सब लोग जिस तरह से ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में बीजेपी को समर्थन किया, उसका फायदा बीजेपी को कह सकते हैं अनेकों बार मिला है। लेकिन इस बार जैसा हमने देखा 2024 के चुनाव में राजा भैया ने एन वक्त पे आकर कहा कि भाई मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगा, साथ नहीं दूंगा। जिसका उन्होंने अपनी पार्टी से ऐलान किया कि जिसको भी वोट देने का मन है, वोट दिलाने का मन है, आप जाइए वोट दिलाइए, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। अंदरूनी रिपोर्ट्स यहाँ तक थी कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सपा का सपोर्ट किया था। और आप अगर देखेंगे उठाकर रिजल्ट तो पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मुश्किलों में बीजेपी फंसती हुई नजर आई है। तो ये एक चीज़ होती है कि जब आप लोकल नेताओं को एक तरीके से कहें कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको अगर आप अलग थलग कर देंगे तो ये आपके लिए मुश्किलों वाला सबब होगा। बीजेपी भले ही कहती रही हो, उनके नेता अलग ये कहते रहे हो कि अकेले मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाएंगे, आप उनके जो गठबंधन है उसको उठाकर देखेंगे तो 38-40 विधायक जो कह सकते हैं दलों का समर्थन मोदी जी को प्राप्त है। और देखिए जब ज़्यादा लोग आपके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आता है। यही हाल लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी लगातार सहयोगी दलों की वजह से मजबूत हो रही है और सहयोगी दलों का साथ पाकर कहीं ना कहीं लगातार 30 बार सत्ता में है। अगर सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ दें तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ दिनों पहले आपने देखा बिहार में जब लोकसभा रिजल्ट आए थे तो 12 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी। उसके बाद कई नेताओं ने ये तक कहा कि अगर बीजेपी का साथ जेडीयू के साथ में नहीं होता गठबंधन तो यहाँ पर बीजेपी को भारी पड़ता हुआ नजर आता। इक्का दुक्का सीटों ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे तमाम ढेरों एग्जाम्पल है जहाँ पर बीजेपी खुद की वजह से नहीं बल्कि सहयोगी दल के सहयोग करने की वजह से चुनाव में जीती है। और यही वजह है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को दरकिनार नहीं कर पा रही। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें
जी जो सहयोगी दल हैं वो लगातार सीटों की मांग कर बीजेपी सीट नहीं देगी तो यहाँ पर एक बड़ी बगावत भी हो सकती है और बड़ी टूट-फूट भी हो सकती है। आपने देखा चिराग पासवान पहले नाराज नजर आते हैं, इसके अलावा अठावले जो महाराष्ट्र से हैं वो नाराज नजर आते हैं। आप देख रहे हैं कि और भी बाकी दल, जयंत चौधरी ने बीते दिनों लगातार जिस तरह की बयानबाजी की थी, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो बीजेपी के लिए उसको मुश्किलों में डालने वाली हैं। अब क्या बीजेपी कोई समझदारी भरा फैसला करेगी? क्या कह सकते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऐसा कुछ उपाय निकालेगी? अगर ऐसा उपाय निकला तो बीजेपी के लिए ठीक है, वरना बीजेपी कहीं ना कहीं इन उपचुनाव में, उसके बाद जब सेमीफाइनल के बाद जब 2027 में चुनाव होंगे उस समय भारी मुश्किलें पड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में बीजेपी का एक अहम फैसला कहीं ना कहीं उनका सियासी भविष्य तय करता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समीकरण इस हिसाब से भी बन सकते हैं कि बीजेपी फ्रंट फुट से डायरेक्ट बैक फुट पर आती हुई नजर आए और सेमीफाइनल में करारी हार का सामना करने के बाद कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के बाद होने वाले फाइनल में अहम भूमिका निभाने में पीछे होती हुई नजर आए। और ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दलों को अपनी ओर खींचने के पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना यही होगा क्या अखिलेश यादव अपने प्रयासों में सफल होकर यहां पर कहीं ना कहीं एक नई इबारत लिखते हुए नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों में सहमति बनाने के बाद उपचुनाव में उतरती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।